नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए जो है सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं सीईटी एग्जाम की, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को बता दूं, इसमें वीडियो में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं मित्रों। डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा तो डिटेल के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा इंतजार करते रहिए। एक एक क्वेश्चन आगे आता रहेगा। और क्योंकि आप लोगों को पता है वनरक्षक की जो मैंने पढ़ाया था, सारे प्रश्न वहां से आए थे, तो आपकी इस वीडियो में भी सारे के सारे प्रश्न हमारी चैनल से आने वाले हैं। उसके अलावा लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, पूरा का पूरा पेपर हमारे जो है क्वेश्चनों से फंसा था। अब आप लोगों के लिए मैं शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो अब आप लोग तैयार हो जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और डिटेल को आप लिख सकते हैं। पेन कॉपी आप साथ में रखिए। हुर्डा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। हुर्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी? तो आप बताइएगा। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ? डेट बता देता हूं, 17 जुलाई को। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुर्डा नामक स्थान भीलवाड़ा में, और इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता। योजना किसने बनाई थी? इसकी योजना बनाई थी सवाई जय सिंह ने। और उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो मराठों के आक्रमण का सामना करना इसका उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष थे संग्राम सिंह सेकंड, जो कि मेवाड़ के थे। वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, को बनाया गया था। लेकिन उनकी मृत्यु के कारण अध्यक्षता किसने संभाली? फिर जगत सिंह सेकंड ने। दोस्तों, संग्राम सिंह सेकंड जो मेवाड़ के थे, उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण अध्यक्ष बनाया गया जगत सिंह सेकंड को। तो ये आप याद रखना है। इस सम्मेलन में निम्न शासक आए थे। अब आपसे पूछा जाएगा इस सम्मेलन में कौन कौन से शासक आए थे? आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जोधपुर के अभय सिंह आए थे, नागौर के भक्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह हाडा, कोटा के शत्रुसाल हाडा, जयपुर के सवाई जय सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड। इस सम्मेलन में योजना बनाई कि अगस्त के बाद राजस्थान के सभी शासक रामपुरा अंगुचैन के भीलवाड़ा आएंगे, तथा वर्षा काल के बाद यहाँ पर राजस्थान का कोई शासक नहीं आया। अतः ये योजना क्या हो गई थी? असफल रह गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये योजना क्या रह गई थी? असफल रह गई थी। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, लगातार मैं अभी आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो में 30 क्वेश्चन तो है, साथ में इतनी सारी डिटेल दूंगा आपको कि आप 150 प्रश्न बना सकते हैं। तो आप अंत तक देखना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा किला है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, शामिल कितने हैं? 6 किले हैं। अब 6 कौन कौन से, वो मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। पहले इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अचलगढ़। तो अचलगढ़ क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है? तो ध्यान से सुनना, ट्रिक सुनिए दोस्तों। पहले आप ट्रिक भी सुन लीजिए और नाम भी बताऊंगा। चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर, आम। तो ध्यान से सुनना। ची से चित्तौड़गढ़। ची से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कुंभलगढ़, कु से कुंभलगढ़ हो गया, याद रखना। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। गा से गागरोन, जो कि झालावाड़ में है। ज से जैसलमेर का दुर्ग। र से रणथंभौर का दुर्ग। आ से आमेर का दुर्ग। हो गए ना? 6 दुर्ग हो गए। चीकू, गाजर, आम से आप याद कर सकते हैं कि गागरोन झालावाड़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ राजसमंद का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और रणथंभौर का दुर्ग। ये जो 6 दुर्ग है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। यह क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आ सकता है, सेकंड शिफ्ट में भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? बताइए। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो इसका जवाब दीजिएगा सवाई प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सवाई प्रताप सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह, इनका काल कब से कब था? 1778 से 1803। इनके काल में जयपुर पर
जयपुर पर मराठाओं के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, ये चीज आप याद है। साथ ही पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो मराठाओं के आक्रमण हुए थे वो किसके काल में हुए थे, तो आपको याद रखना है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों किसका, अभी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वन रक्षक में कि जो है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये भी आप लोग याद रख लेना। कब करवाया था, 1799 ईस्वी में लालचंद उस्ता के द्वारा, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था, इन्हीं के काल में लड़ा गया था, जो कि 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था मोरेल नदी के किनारे जयपुर लालसोट मार्ग पर। सवाई प्रताप सिंह व महनजी सिंधिया के मध्य जो है सवाई प्रताप सिंह यहाँ पर क्या हो गए थे दोस्तों, विजय हुए थे। ये युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध, महनजी सिंधिया और आपके किसके, प्रताप सिंह के मध्य। इस युद्ध में विसाऊ के ठाकुर सूरजमल शेखावत क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उसके अलावा एक और युद्ध इन्होंने लड़ा था, उस युद्ध का नाम था पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा इन्होंने, पाटन का युद्ध, जो कब लड़ा गया था, 20 जून को। कब लड़ा, 20 जून को, 20 जून 1779 को, 1979 को लड़ा गया था। कहाँ पर, गुजरात में। कौन कौन के मध्य, सवाई प्रताप सिंह व महनजी सिंधिया के मध्य, जिसमें सिंधिया क्या हुआ, यहाँ पर विजय हो गया और मतलब सवाई प्रताप सिंह क्या हो गए, पराजय हुए थे। सवाई प्रताप सिंह ने गोविंद सिंह जी के जो जयपुर को वास्तुकार भी माना जाता है। आप याद रखना कि जो है गोविंद देव जी का जो जयपुर वास्तुकार है वो किसको माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह को। उसके अलावा ये अपनी जो भी कविताएं वगैरह लिखते थे मित्रों, उनमें नीचे लिखा करते थे ब्रजनिधि। इनका क्या नाम लिखा करते थे ये कविताओं में, ब्रजनिधि। इनके दरबार में गंधर्व वायसी, आपसे पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गंधर्व वायसी किसके दरबार में विद्यमान थी, तो वो आप याद रखना है सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है इनके संगीत गुरु कौन थे, कौन थे इनके संगीत गुरु, चांद खां। कौन थे, चांद खां। पुस्तक कौन सी थी, स्वर सागर। काव्य गुरु कौन थे, गणपति भारती। पुस्तक 3 की संगीत सागर। हवा महल का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था और वास्तुकार था लालचंद उस्ता, याद रखना। उसके अलावा इनके काल में एक ये सारा मामला हो गया। इतना सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि 2 युद्ध लड़े इन्होंने, तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध। कब कब लड़ा, कहाँ लड़ा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोबारा से वीडियो वापस देख लेना, समझ में नहीं आए और आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। चरी नृत्यांगना गुर्जर जाति की महिला है दोस्तों। चरी नृत्यांगना ये कौन है और किशनगढ़ की है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। तो फल्गुबाई है, ये गुर्जर महिला द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चरी में कांगड़े व तेल डालकर, चरी के अंदर क्या करते हैं, कांगड़े डालते थे, कांकड़े और तेल डाल करके ये नृत्य किया जाता है। इसमें आग की लपटें निकलती रहती है और दोस्तों डांस किया जाता है। क्या गजब का डांस करते हैं, तो ये डांस होता है बहुत खतरनाक। इस नृत्य में थाली, ढोल, बंकिया आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किशनगढ़ के पास ही दोस्तों गुर्जरों का चरी नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, यह भी आप लोग याद रखिए। किशनगढ़ कहां पर पड़ता है, अजमेर में, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट है। जो सीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन भी एकदम गजब का है और रामबाण साबित होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं, बताइए। राजस्थान में स्त्री परिधान जो होता है पोमचा, तो पोमचा को क्या कहा जाता है, बताइए। पोमचा को क्या कहते हैं, तो पोमचा किस प्रकार का होता है, जो पीला कपड़ा होता है दोस्तों, पीली साड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पीला पोमचा, उसको पोमचा बोला जाता है। स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र होता है, वो क्या होता है, पोमचा। कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है। प्रकार अलग अलग प्रकार की होती है, कोडी, रेणसाई, लीला और सावली। बेटे के जन्म पर दोस्तों कौन सा पोमचा पहनते हैं, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, और बेटी का जब जन्म होता है तब गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। पीले पोमचा का एक प्रकार पटोदा का लुगड़ा जो लक्ष्मणगढ़ सीकर और मुकुंदरा झुंझुनू का प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया, बताइए। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, इसका जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा, विजय सिंह पतेश का सही जवाब
हो जाएगा। कुछ समाचार पत्र और है वो भी याद रख लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ध्यान से सुनना और आप नोट्स बना लीजिए। आप एक पेन कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए जो मैं आपको नाम बताऊंगा कुछ समाचार पत्र के और उनके संस्थापक, ठीक है ना, लिखो ध्यान से। राजस्थान समाचार, इसके संस्थापक है समर्तन दास चारण। राजपुताना गजट, इनके संस्थापक है मौलवी मुराद अली। राजस्थान केसरी, इनके संस्थापक है विजय सिंह पतेश। राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है? ऋषि दत्त मेहता। नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक। तरुण राजस्थान, जय नारायण व्यास ब्यावर से। ज्ञानोदय, इसके संस्थापक पंडित झाबरमल शर्मा। संग्राम समाचार पत्र के संस्थापक भूपेंद्र त्रिवेदी। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद कुलिस। कौन? कपूर चंद्र कुलिस। प्रताप समाचार पत्र के, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से चला करता था प्रताप समाचार। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे। अखंड भारत समाचार पत्र, इसके संस्थापक जय नारायण व्यास। पीप या ओदुंबर, इसके संस्थापक थे दोस्तों जय नारायण व्यास। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी और 12 समाचार पत्रों के मैंने नाम बताए। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा समाचार पत्र के। तो ये ध्यान से सुन लो दोस्तों, मैं डिटेल आपको पहली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपको लास्ट में फिर जब एग्जाम आ जाएगा तब आप क्या जल्दी पढ़ोगे, तो उस टाइम में आपको डिटेल कम बताऊंगा। अभी डिटेल बता रहा हूं ताकि ध्यान से आप पढ़ सके। आपके पास समय है तो इस समय रहते आप अभी पढ़ सकते हैं और आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दोस्तों जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, क्या गजब का खतरनाक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तब क्या है, इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों यहाँ से हटा करके और कहाँ लगा ली थी बताइए? प्रताप ने नई राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी दोस्तों चावंड। कहाँ बनाई थी? चावंड में, याद रखना। अब आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जो है जानकारियां बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात 1585 में चावंड के लूणा चावंडिया को हराकर 1585 में चावंड के जो लूणा चावंडिया था उसको हराकर को चावंडिया को क्या बना दिया था? चावंड को नई राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने। 1572 से 1597 तक इनका राजकाज रहा। 1572 से 1597 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था कीका या कुंवर। कीका या कुंवर। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना। कब हुआ था? रविवार के दिन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग की भी अंदर बात करें तो कटारगढ़ में, कटारगढ़ के अंदर भी बात करें तो बादल महल में, जूना कचहरी में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखना। तिथि क्या थी उस दिन? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, माता का नाम था जयंता बाई। अखेराज सोनग्रा की जो क्या थी? पुत्री थी जयंता बाई। और इनके भाई का क्या नाम था? शक्ति सिंह। इनके भाई का क्या नाम था? शक्ति सिंह। तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा आपको बता दूं इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पवार। क्या नाम था? अजबदे पवार, क्योंकि ये रामरक्ष जो पवार थे उनकी पुत्री थी। और इनके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह। कुछ और जानकारी देखते हैं अब। महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई भटियाणी ने कुछ सरदारों को अपनी अधीन कर जगमाल का गोगुंदा में राज्याभिषेक क्या कर दिया था? राज्याभिषेक कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, वहां पर मेवाड़ी जो सरदार थे वो महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित किया। उन्होंने क्या किया? मेवाड़ का जो है शासक घोषित कर दिया। और राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इस मामले को राजमहलों की क्रांति। प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था आपसे पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप का? तो 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में। प्रथम राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 गोगुंदा में। द्वितीय विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ था इनका वो 1572 कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कुंभलगढ़ बनाई थी फिर, ठीक है। और मृत्यु इनकी हुई थी 19 जनवरी 1597 को। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तब भी चावंड राजधानी थी और चावंड राजधानी 1615 तक रहती है, उसके आगे भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो आपको याद रहना चाहिए
याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार में पूछते हैं। तो आपसे एक कहावत भी आती है, तीजा त्योहार ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार और गण, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, मैं बहुत बार भूल जाता हूँ इस चीज़ की लाइन को, है ना, तीज त्योहारों ले डूबी गणगौर, ठीक है, मतलब ऐसा ही था, मतलब तीज का तो त्योहारों से शुरुआत होती है और अंत कहाँ से होता है, गणगौर से, समझ लीजिए। तो अंत में कौन सा महीना आता है हिंदी का महीना, तो वो आता है चैत्र। चैत्र महीने में गणगौर मनाई जाती है और जो शुरुआत होती है मतलब त्योहारों की वो चैत्र माह में, मतलब इसमें किस्मत तीज से शुरुआत होती है। तो आप गणगौर के बारे में सुन लीजिए। गणगौर कब मनाई जाती है पूछा जा सकता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की और गणगौरें भी होती है, परंतु आपको तो मेन गणगौर ये याद रखनी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। यह सौभाग्य तृतीया के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोस्तों जो गणगौर होती है किस रूप में प्रसिद्ध है, सौभाग्यम तृतीया के रूप में प्रसिद्ध है। यह सुहागिन स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार होता है। जो सुहागिन स्त्रियां होती है, जो शादीशुदा स्त्रियां होती है, उनका क्या होता है, ये बहुत अच्छा त्यौहार होता है। यह शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। इस दिन गणगौर माता की सवारी निकलती है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर क्या है, प्रसिद्ध है। जयपुर और गणगौर की जो प्रसिद्ध है, क्योंकि जयपुर में तो आपने सुना भी होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और आप देखने भी आए होंगे। गणगौर के मेले में ऊँटों व घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से होती है। जो गणगौर का मेला होता है उसमें ऊँटों की और घोड़ों की क्या होती है, दौड़ होती है, घुड़सवारी और आपके ऊँट सवारी यहाँ पर तगड़ी होती है, बढ़िया शानदार यहाँ पर देखने को मिलता है ऊँट और घोड़े की दौड़। अगला क्वेश्चन, सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जुड़े हुए खेत के प्रमाण मिले। सेंधव सभ्यता से किस स्थल से, जो सेंधव सभ्यता का स्थल है उसे जुटे हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बताइए। इसका जवाब होगा कालीबंगा। कौन सा बंगा, कालीबंगा। तो कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई घग्गर नदी के किनारे। इनकी खोज की थी 1951 में, मतलब जैसे देश आज़ाद होता है और 1951 में क्या कर दी थी, अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। प्रथम जानकारी इसकी कहाँ से मिली थी, लुइजी पियो तेशिथोरी से। कहाँ से मिली, लुइजी पियो तेशिथोरी से मिली थी। उत्खनन इसका कब किया गया, 1961 से 69 तक 9 खंडों में इसका उत्खनन हुआ। उत्खननकर्ता कौन थे, बीके लाल और बीबी लाल, बीके थापर और बीबी लाल, याद रखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, कालीबंगा का। कालीबंगा का मतलब क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा कालीबंगा, क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। सिंधी भाषा में इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले खोजी गई सभ्यता आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा है। दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा क्या कहते हैं इस सभ्यता के बारे में, दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी, कालीबंगा थी। यहाँ पर कुछ विशेषता मिली है और विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषता ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो लिखिए विशेषता, ध्यान से मैं एक एक विशेषता बताऊंगा, आप आराम से वीडियो को रोक रोक के और लिखिएगा। भूकंप के साक्ष्य व मकान कच्ची व पक्की ईंटों के यहाँ पर बने हुए थे। नालियाँ कास्ट की बनी हुई थी, नालियाँ कास्ट यानी कि लकड़ी की बनी हुई थी। एक साथ 2 फसलों के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, 2 फसलों के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं और वो फसल है एक तो गेहूं और एक फसल है जौ। माटी की वृषाकृति यहाँ पर मिली है, माटी की जो क्या है वृषाभाकृति यहाँ पर मिली है। उसके अलावा सभ्यता काल जो माना जाता है इसका 23 मई से 1750 ईस्वी पूर्व का, 23 मई कब से कब तक का माना है दोस्तों, 23 मई नहीं, 2300 ईस्वी से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो है यहाँ पर काल माना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का यहाँ पर काल माना जाता है। उसके अलावा याद रखिए जोते हुए खेतों के प्रमाण भी जो है कालीबंगा में मिले हैं। 7 अग्निवेदिकाएं यहाँ पर मिली है। शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। मात्र शतात्मक जो है यह बताई जाती कि यहाँ पर क्या था, मात्र शतात्मक, जैसे इंडिया क्या है भी पितृ शतात्मक, जैसे ये कौन सी सभ्यता थी, मात्र शतात्मक परिवार सभ्यता थी। जैसे पिता यहाँ पर क्या होता है, पिता मुखिया होता है, तो इस जो कालीबंगा सभ्यता थी यहाँ माता जो है मुखिया हुआ करती थी। और ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी और मिट्टी के बेलनाकार मोहरे भी यहाँ पर मिली है। तो ये इतने सारे फैक्ट थे कालीबंगा सभ्यता के, वो मैंने सारे बता दिए। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन कालीबंगा से रिलेटेड कभी भी नहीं पूछा जाएगा।
तो कालीबंगा के बारे में भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है आपको वीडियो में सवाल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ज़्यादा समय लग रहा है सर हमें तो क्वेश्चन ही चाहिए, तो वो भी मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन ही करवा दूंगा, इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आपको जैसा भी पसंद आए आप कमेंट करना, पर मैं जो बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरफ से जो मैं बेस्ट पढ़ा सकता हूँ वो आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप क्वेश्चन ही देखोगे तो फिर तो मैं नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन 100% हो जाएगा, पर ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ और ऐसे आप मन लगा करके एंड तक पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यदि मेरे छोटे भाई बहन मेरी बात मानते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, हमेशा देखिए, और जब एग्जाम हो उस दिन कह देना कि मेरा क्वेश्चन नहीं आया तो मैं मान जाऊँगा। क्योंकि जो मैंने लेब असिस्टेंट और वन रक्षक की तैयारी कराई है, मुझे पूरा भरोसा है कि उनमें सारे क्वेश्चन मेरे ही आए हैं, तो आगे भी मेरे ही आएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते ही इतना अच्छा है, बाहर कहाँ से आएगा। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऊषा मस्जिद कहाँ है? तो ऊषा मस्जिद है बयाना भरतपुर में दोस्तों ऊषा मस्जिद है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन थे? बताइए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो कौन था मित्रों? इसका जवाब हो जाएगा कैप्टन सावर्स। क्या हो जाएगा? कैप्टन सावर्स इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट, तो कैप्टन सावर्स थे। अब आप लिखिए 8 जगह के मैं आपको 8 पॉलिटिकल एजेंट बताने वाला हूं। ध्यान से और प्यार से लिखिए, ध्यान से देखिए, सुनना एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मेवाड़ के रेजिडेंट कौन थे? मेवाड़ के रेजिडेंट थे कैप्टन सावर्स। उसके अलावा मारवाड़ के जो कौन थे? तो मारवाड़ के थे दोस्तों मैक मैसोन। जबकि जयपुर के कौन थे? ईडन गार्डन यानी कि कर्नल ईडन। कोटा के थे बर्टन। कौन थे? बर्टन थे, मेजर बर्टन। भरतपुर के थे मॉरिसन। सिरोही के थे जेडी हॉल। अजमेर के कर्नल डिक्सन। प्रतापगढ़ के कर्नल रोक। ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कू क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कू क्या है। कू तो कभी किसी ने सुना नहीं हो ना, तो बस कंफ्यूजन में रहता है कि कू क्या है, कू क्या है। अब बताइए कू क्या है? कू दोस्तों भील जनजाति के जो गर्व होते हैं ना, भील जाति के जो गर्व होते हैं उनको बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। और पोत्या किसको बोला जाता है? पोत्या बोला जाता है भीलों के सिर पर स्थित जो सफेद सापा होता है दोस्तों। भीलों के जो शरीर मतलब सिर होता है, सिर के ऊपर एक सफेद सा सापा बांध के रखते हैं, उसे बोलते हैं पोत्या। कचाबू क्या है? भील स्त्रियों का काले व लाल रंग का घाघरा होता है। जो घाघरा होता है ना दोस्तों, लेडीज से घाघरा पहनती है भीलों की, काले और लाल रंग का, उसको बोलते हैं कचाबू। और कोई तो किसको बोलते हैं? जो भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी, यानी कि कमर पर क्या है, भील पुरुष क्या करते हैं? लंगोटी बांध लेते हैं, तो उस लंगोटी को बोलते हैं खोइथू। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? भीलों में प्रचलित जो तलाक की प्रथा है, यानी कि जो मतलब लड़का लड़की जो शादी करके आते हैं और वो बाद में उनको पसंद नहीं रहता और उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर क्या करते हैं? वो तलाक दे देते हैं। तो तलाक जो होता है दोस्तों, तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या होता है? छेड़ा फाड़ना। देपड़ा किसको बोलते हैं? देपड़ा बोला जाता है भीलों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं। महुआ क्या है? भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष जिसे शराब बनाते हैं वो होता है महुआ। तो महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है और ये पसंदीदा है भीलों की। फायरे आपसे बोल दे कोई भील आकर के, भील जनजाति का कोई विद्यार्थी आके आपसे बोल दे, लड़ाई हो गई आपके मान लो दोनों में, तो वो बोले आपसे कि फायरे, तो आप तैयार हो जाना लड़ाई के लिए। तो भील जनजाति का क्या होता है? ये रणघोष होता है। पाल क्या होते हैं? भीलों की जो बस्ती होती है उसे बोलते हैं पाल। और कू बोलते हैं भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज सेकंड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज सेकंड और दोस्तों सेकंड नहीं है यहाँ पर, थर्ड है। कितना है? थर्ड है। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो बताइए, 2 युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 लड़ा था, सबको पता है, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में करनाल हरियाणा में लड़ा गया था।
इसमें पृथ्वीराज सेकंड क्या पृथ्वीराज थर्ड क्या हो गए थे, इसमें विजय हुए थे और गौरी क्या हो गए थे, घायल हो गए थे और यहाँ पर हार हुई थी उनकी। ठीक है ना। और इन्होंने भाला मारा था दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड ने, तो गोपीनाथ क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। तराइन का फिर द्वितीय युद्ध हुआ 1 साल बाद, जस्ट 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज की नाट्यरंबा घोड़े के कारण हार हुई थी। क्या हो गई थी, इनकी हार हो गई थी और गौरी क्या हो गया था, जीत गया था। अगला क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, परंतु आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं जो आप कोई सोच भी नहीं सकते। और आप भी कमेंट करके बताइए कि दो मैं पढ़ा रहा हूं इतना अच्छा, कहीं आपको और जगह मिल सकता है, इतना सारी जानकारी मिल सकती है क्या, नहीं मिलेगी ना, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आते आते समय में थोड़ा फिर कम कर दूंगा डिटेल, अभी डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएं अभी। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में भी आए। आप नोट्स बनाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? तो अभी आप बताइए, जो पुरातात्विक स्थल दे रखे आगे और उत्खनन करता दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए बताइए फटाफट से। तो आहड़ के जो उत्खनन करता है वो एच डी साकलिया सही है। बेराट के कौन से, डी आर साहनी है। बागोर के कितने कौन से, वी एन मिश्र। ये दोस्तों अभी जो है वनरक्षक के एग्जाम में भी पूछा है कि बागोर सभ्यता के जो है मतलब उत्खनन करता कौन है, वी एन मिश्र। दोस्तों ऐसा कैसा क्वेश्चन सेम टू सेम आया है वनरक्षक में। तो आप देखो, सोचो दोस्तों, मैंने जो पढ़ाया था ना, सारे के सारे प्रश्न ऐसे कैसे वनरक्षक में आ गए थे। सोचो इतना अच्छा हुआ दोस्तों उन लोगों के लिए। आज वो दोस्तों बहुत सारे लोगों के सोच लीजिए 70 से 80 नंबर आ रहे हैं। मैं जीके में मैंने जो पढ़ाया था ना, पूरे के पूरे आ रहे हैं ना जीके में। तो उनके जो नंबर कटे ना, वो साइंस वगैरह में, मैथ में, करंट में कटे हैं। जीके में किसी का नंबर नहीं कटे, 1-2 नंबर कटे होंगे मेरे से, जिन्होंने नहीं मतलब जिन्होंने पढ़ाए उनके तो केवल, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके तो मुझे नहीं पता यार। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ओजियाना बुल के जो है ये गलत है। ओजियाना बुल क्या है, गलत है। तो ओजियाना बुल के कौन है पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं सारे बताऊंगा अभी आपको। ओजियाना बुल क्यों, सारे बताऊंगा, ध्यान से सुनना पड़े ना। नगरी चित्तौड़ के जो उत्खनन करता है वो डॉक्टर भंडारकर। विराटनगर जयपुर के उत्खनन करता दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ। रेड सभ्यता जो टोंक में है उसके उत्खनन करता केदारनाथ पुरिये। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता पूछा जाता है हनुमानगढ़ में जो है अमलानंद घोष। इन्होंने खोज करी थी परंतु उत्खनन में तीनों का नाम आता है। अमलानंद घोष, तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा हमेशा, तीनों नहीं मिलेंगे। अमलानंद घोष, बीके थापर और बीबी लाल, तीनों इंपॉर्टेंट है। रंगमहल जो कि हनुमानगढ़ में सभ्यता, इसके उत्खनन करता है डॉक्टर हन्नारिक। कौन, डॉक्टर हन्नारिक। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में, इसके उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया। बीनमाल जालोर, इसके उत्खनन करता है आर.सी. अग्रवाल। गिलुंड राजसमंद, इसके उत्खनन करता है बीबी लाल। और नौहा भरतपुर, इसके उत्खनन करता है आर.सी. अग्रवाल। बागोर जो कि भीलवाड़ा है, इसके उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। और उसके अलावा बायल उदयपुर, बालायल या ठीक है ना, बालाथल, जो बालाथल सभ्यता है उदयपुर, तो बालाथल सभ्यता के उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है, सीकर में है दोस्तों, ये नीम का थाना, सीकर नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे, इसके उत्खनन करता है आर.सी. अग्रवाल। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? ये जो 14% अब तक मैंने करवाया बहुत अच्छे लगे होंगे। अभी भी आपके 16% बचे हुए हैं, तो ध्यान से आप आगे के प्रश्न भी देखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे और प्यार से देखेंगे। भगना किसी को नहीं है। क्लास छोड़ के जाओगे नुकसान आपका है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो ज़्यादा का सिलेक्शन होगा फिर। ठीक है, इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप सारे पढ़े, ध्यान से देखें, एकाग्रत होकर पढ़े। प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? जो लोक देवता थे गोगा जी, ये किसके समकालीन थे? तो ये महमूद गजनवी के। और इन दोनों के मध्य गजब का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के मध्य युद्ध हुआ था। पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे लोक देवता थे उन्होंने युद्ध किया, तो वो थे गोगा जी। अब आपको मैं गोगा जी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और ध्यान से सुनेंगे गोगा जी के बारे में। ठीक है ना। तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू में है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बादशल देवी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था केलम दे। इनके गुरु कौन थे? गोगा जी के। गोगा जी से गोगा जी, ग से गोगा जी और ग से गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। उपनाम क्या थे दोस्तों गोगा जी के? जहार पीर,
गोगा पीर इनके नाम हैं। इनका थान आपसे पूछा जाता है गाँव गाँव गोगा गाँव गाँव खेजड़ी, मतलब गाँव गाजी का जो थान होता है वो क्या होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। और इनकी घोड़ी का क्या नाम है, गजब का नाम है, बढ़िया नाम है, एकदम शानदार, नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी या दूसरा नाम है गोगा बप्पा। इनके प्रमुख स्थान देखिए, गोगा जी के जो प्रमुख स्थान है वो एक तो शीशमेड़ी ददरेवा चूरू में है जन्म स्थान है, जो कि दुरमेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है, नौहर में, हनुमानगढ़ नौहर में जो कि इनका समाधि स्थल है। और एक और इनके स्थान है गोगा जी की ओलड़ी जो कि सांचौर में। तो ये 3 इनके प्रमुख स्थान है, याद रखना, तीनों से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो राजस्थान में जो सीताबाड़ी का मेला है मित्रों, ये कहाँ पर बढ़ता है, तो केलवाड़ा में। सीताबाड़ी का मेला जो केलवाड़ा में बढ़ता है, याद रखना, केलवाड़ा कहाँ पर है, बारां में। तो सीताबाड़ी का ये केलवाड़ा में जो मेला बढ़ता है, ये दोस्तों सौर्य जनजाति का कुंभ हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला और ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। कब होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। और अब एक और गजब की बात बताऊंगा दोस्तों, मैंने जो ये प्रश्न करवाया था ना, एग्जैक्ट ऐसा कैसा ही प्रश्न मैंने वनरक्षक में भी करवाया था। ठीक है, मैंने वनरक्षक में करवाया तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है। केलवाड़ा भी नहीं पूछा वहां, तो वहां पूछा है बारां, सीधा आंसर, मतलब ऐसा नहीं पूछा सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है, ऐसा नहीं आया। ऐसे आया था सीताबाड़ी का जो मेला है वो किस जनजाति का है, तो सौर्य जनजाति का कुंभ है। ऐसा कैसा ही प्रश्न आया था। अब देखो दोस्तों, मैं जो डिटेल बताता हूँ ना, जो आपको बोल बोल के डिटेल बताऊँ, तो ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऐसे नहीं फेंकता, मैं फेकालॉजी नहीं करता। जो डिटेल बताता हूँ आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं, वही डिटेल बताता हूँ। ज़्यादा मैं फालतू की डिटेल नहीं बताता। फालतू की क्यों बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा क्यों पढ़ने का मौका दूँ। ये तो किताबें भरी पड़ी है भाई, किताबों में पढ़ लोगे आप, मेरे ऊपर क्यों फालतू में इतना टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ किताबें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए और आपको मेरे साथ क्यों पढ़ना चाहिए। इसका रीजन है मैं वो बताता हूँ जो केवल एग्जाम में आ सकता है। किताबें वो बताती है जो रामायण गाथा है सारी दुनिया की, वो बताती है। पर मैं आपको वही बताऊंगा, एग्जैक्ट प्रश्न बताऊंगा कि जहाँ से प्रश्न फंसेगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार दे रखा है, आगे तो पीछे दे रखा है वाद्य यंत्र, मतलब वाद्य यंत्र दे रखा है। तो असंगत यानी कि गलत कौन सा है या असंगत कौन सा है वो बताना है। चलो बताओ। तो दोस्तों तत्वाद्य यंत्र इकतारा होता है, सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा होता है, घन वाद्य यंत्र खड़नाल होता है, पर अवनद वाद्य यंत्र जंतर नहीं होता। और ये जो वाद्य यंत्र के ना, मैंने वनरक्षक में क्या किया था, 5 टॉपिक बनाए थे मैंने। एक तो आपके एकीकरण का बनाया था, एक पशु का बनाया था, और एक आपके मतलब जो वाद्य यंत्र वगैरह है, और ऐसे करके मैंने 5 टॉपिक बनाए थे। और मैंने गारंटी दी थी कि 5 टॉपिक आपको बता रहा हूँ और 5 नंबर आ जाएंगे, और सच में 5 नंबर आ गए। आपको विश्वास नहीं है ना, तो वनरक्षक वाली प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर आपको 10-15 मिनट की वीडियो मिलेगी, 5 नंबर और 5 टॉपिक ऐसे करके, और आप देख लेना उनके पेपर उठा के, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो आपके लिए भी बनाऊंगा ऐसे, आप चिंता मत करो। आप सोच रहे होंगे ना कि सर हमारे लिए भी बना देना, तो बिल्कुल बनाऊंगा आपके लिए, है ना, आप चिंता मत करो। चलो अब जो है मैं वाद्य यंत्र की तो अलग से ही वीडियो बना दूंगा आप लोगों के, है ना। तो अभी यहाँ डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अलग से बना दूंगा इसके लिए। तो आपको जो है इतना मतलब दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़्यादा याद मत करो, है ना। चलो मैं वहाँ बता दूंगा आपको अलग से, ताकि वहाँ आपको एक ही वीडियो में सारा बता 4-5 टॉपिक मिल जाए, तो आप अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता के संबंधित है। नेजा जम्मा रिखिया ये किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, बताइए। तो ये दोस्तों रामदेव जी, नेजा, इनकी नेजा वगैरह इनसे संबंधित है ना। तो नेजा आप याद रखिएगा, तो याद रखिएगा रामदेव जी उड़काश्मीर बाड़मेर इनका जन्म हुआ था। तंवर वंशीय राजपूत थे ये मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ केवल। रामदेव जी के अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन में आते हैं। रामसा पीर, रूणीचार्य धाम, ठीक है। उसके अलावा कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, रामदेव जी है, ये क्वेश्चन भी आता है बिल्कुल। इनकी समाधि कहाँ है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये इनकी समाधि है दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर में। और आपको बता दूं इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद एकादशमी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 33 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ले ली थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक विशेषता है दोस्तों रामदेव जी की, सांप्रदायिक सद्भावना। ये क्या थे, सांप्रदायिक सद्भावना के बहुत बड़े मान सकते हैं स्थल, यानी कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एकता दिखाई देती है। इनका जो मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया से और एकादशी तक, इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद एकादशमी को। और इनका जो मेला बढ़ता है भाद्रपद
शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशमी तक पड़ता है। और इनके भक्त किस जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के यानी कि रिखिया, मेघवाल जाति के यानी कि रिखिया इनके भक्त होते हैं। और इनके भजन को बोलते हैं ब्यावले। क्या बोलते हैं? ब्यावले। चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। और जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। घोड़ा छोड़ा को क्या कहते हैं? लीला। और इनके तेजा है, तेजा को कहते हैं रंगों की पताका। जो तेजा होती है ना दोस्तों, उसको रंगों की पताका। और इनकी जो किताब होती है उसको कहते हैं 24 वाणियाँ। क्या बोलते हैं? 24 वाणियाँ। इनके प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ है पूछा जा सकता है दोस्तों। राम वहाँ तो है ही सही, परंतु इनके प्रमुख स्थान और भी है, जैसे कि मसूरिया जोधपुर में, विराटिया अजमेर में, और सुरताखेड़ा चित्तौड़ में, छोटा रामदेवरा गुजरात में, रुणीचा जैसलमेर इनकी समाधि स्थल है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मैंने रामदेव जी के बारे में सारे बता दिए कि कामड़िया पंथ के संस्थापक है और इनके जो मेला को क्या कहते हैं और किसको क्या कहते हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ फिर से। रामदेव जी जो है, इनको जो है ये सांप्रदायिक सद्भावना के मेला लगता है इनका। और इनका जो मेला भाद्रपद शुक्ल से द्वितीया से लेके और एकादशी तक लगता है। और ये जो है कामड़िया पंथ के संस्थापक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक है ना। इससे ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? कौन सा मंदिर जो सुमेलित नहीं है बताइए। 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा सही है, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ सही है, करणी माता देशनोक बीकानेर सही है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर ये गलत है। जगत शिरोमणि जो मंदिर है यह जयपुर आमेर में स्थित है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। याद रखना, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर आमेर में है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नतबल और सालिम सिंह की हवेली। दोस्तों मेरा कंठ भी दर्द करने लग गया, परंतु मैं दोस्तों तब तक नहीं रुकता जब तक मेरा स्टूडेंट ये न कह दे कि सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने की कह दीजिए, तब तो हम पानी वगैरह पी लेंगे, अन्यथा नहीं पिएंगे। आप खत्म करके पिएंगे, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे, मुझे पता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे गुस्से में हूँ, चाहे भले से मुझे कुछ भी हो। ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए मैं सारी मेहनत करूंगा, जी जान लगाऊंगा। ठीक है ना। पढ़ो पर आप 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना मेरे से, पर 10 बच्चे भी ऐसे पढ़ने चाहिए कि पूरी वीडियो देखे। 10 ही बच्चे चाहिए मुझे, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, ज़्यादा आ जाए तो उनका भला हो जाएगा। और आप भी अपने दोस्तों को बताओ कि हरिओम सर पढ़ा रहे हैं गारंटी सरकारी जॉब। चैनल का नाम गारंटी सरकारी जॉब है, तो गारंटी क्यों नहीं देंगे हम जीके की? हम गारंटी दे रहे हैं आपको। नतमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? तो ये हवेली है जैसलमेर में। जैसलमेर की और भी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, जैसे कि पटवो की हवेली। पटवो की हवेली कहाँ है? ये जैसलमेर में 5 मंजिला है। सालिम सिंह की हवेली नौखड़ी हवेली, इसको क्या बोलते हैं और भी बोला जाता है, इनको नौखड़ी हवेली के नाम से बोलते हैं। नतमल की हवेली का और भी क्या मामला है? तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान जो मेहता थे, नतमल का निवास स्थान था दोस्तों। ये जो दीवान मेहता थे यहाँ के प्रधानमंत्री, उनका क्या था? निवास स्थान था। कुछ इंपोर्टेंट और हवेलियाँ सुन लीजिए बीकानेर की। बचाओ तो की हवेली पूछा जाए, कहाँ? बीकानेर। मोहता बीकानेर, मुंदड़ा बीकानेर, रामपुरिया की हवेली बीकानेर, गुलेछिया रिखजी की हवेली बीकानेर, बागड़ी बोठारी ये सब हवेलियाँ कहाँ हैं? बीकानेर में। अब शेखावाटी की हवेलियाँ सुन लीजिए। शेखावाटी, नवलगढ़ जो कि झुंझुनू में, भक्तों की हवेली है यहाँ पर। बिसाऊ जो कि झुंझुनू में है। नाथूराम पोदार की हवेली है। महनसर की सोने चांदी की हवेली, ये भी आप लोग याद रखना। जोधपुर की हवेलियाँ हैं कुछ, पुष्प हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों पटवो की, सालिम सिंह की और नतमल की, जो कि जैसलमेर में ये क्वेश्चन बार बार में आता है। इसके अलावा बचाओ तो की हवेली जो बीकानेर में, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और रामपुरिया की हवेली ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, और तो क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। बड़ी मियाँ की याद कर लेना, जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं, वो कौन से जिले हैं वो आप बताइएगा। तो दोस्तों ये है आपका बाड़मेर, और एक और है गंगानगर। दोनों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब सुनो मेरी एक क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा है, ऐसे कैसे बताता था मैं पहले भी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ये अपना राजस्थान है और ये पाकिस्तान की सीमा है। तो पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और कितने राज्य बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन आया था? 4 बनाते हैं, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है। एक तो आपका गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया।
तो ये जो है चारों जिले क्या बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की, 1070 किलोमीटर की टोटल सीमा बनाते हैं। इनमें भी पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा जो सीमा कौन बनाता है, तो जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो जैसलमेर 464, और सबसे कम जो बनाता है बीकानेर 168 किलोमीटर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो ही जिले हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, एक तो बाड़मेर और एक गंगानगर। याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लेना ये। अगला क्वेश्चन, शोरशान घास के मैदान किस जिले में? तो शोरसेन जो घास के मैदान है वो कहाँ है? तो शोरसेन जो घास के मैदान है वो 12 में। कहाँ है? 12 में है। ये घास के मैदान यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये घास के मैदान है प्रसिद्ध है गोडाउन पक्षी के लिए। किसके लिए? गोडाउन पक्षी के लिए। शोरसेन 12 में दोस्तों ब्रह्माणी माता का मंदिर भी है, जहाँ पर देवी के पीठ की पूजा करते हैं। मतलब आगे से पूजा नहीं करते, पीठ की पूजा करते हैं। पीठ की कौन सी माता जी की? ब्रह्माणी जो माता जी शोरसेन 12 में, उसकी पीठ की पूजा की जाती है, याद रखना। आपको दे रखा है आगे खनिज और उत्पादक जिला, सुमेलित नहीं है वो बताना है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो टंगस्टन, नागौर, डेगाना सही है, गारनेट, टोंक सही है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा था, देखो दोस्तों मैंने ऐसे कैसे क्वेश्चन बताया था, और वन रक्षक में ऐसे कैसे पूछा था कि टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है, तो नागौर। ऐसे कैसे क्वेश्चन था एकदम, तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बताया। वोलेस्टोनाइट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ गया है। मतलब वोलेस्टोनाइट का राजस्थान एकमात्र राज्य है। जैसे क्वेश्चन आया था कि एकमात्र राज्य किसका है इनमें से, तो वोलेस्टोनाइट का था। सिरोही बिल्कुल सही है। अब आपसे यहाँ पूछा था, ये गलत है दोस्तों। खनिज उत्पादक जो फेल्सपार है ये उदयपुर में नहीं पाया जाता। तो फेल्सपार कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर में। अजमेर में, इसका ऑप्शन होना चाहिए था अजमेर, तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट, अब सारे मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटी आपके लिए, जितने भी अनुसंधान केंद्र है ना, प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तो वो भी मैं आपको एक साथ एक वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है। उसके अलावा आप काजरी का याद रखो, अफ्रीका याद रखो, ये जोधपुर में। बागवानी संस्थान कहाँ है? ये आपके बीकानेर में है। उसके अलावा आपसे भेड़ और बकरी का अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये आपके अविकानगर टोंक में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आपको घोड़े का, बकरियां का, सबका बताऊंगा मैं, छेड़ी बकरियां का सबका भाई, है ना। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पर है मित्रों? ये है आपके बीकानेर में, याद रखना। अभी तो बीकानेर इसका। छप्पन के मैदान अवस्थित है, तो छप्पन के मैदान कहाँ है? छप्पन के मैदान जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य हैं, छप्पन का मैदान। और माई नदी के जो किनारे के जो मैदान है उसी को बोलते हैं छप्पन का मैदान। 56 गांवों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी नहीं है? तो बिलाली जो चोटी है ये दक्षिण अरावली में नहीं है। बिलाली दक्षिण अरावली में नहीं है, याद रखना, ठीक है। मध्य अरावली में है बिलाली। मध्य अरावली में है क्या, या उत्तरी अरावली में है? बताओ कमेंट करके। मध्य अरावली या आपके उत्तरी अरावली में, बताओ। 3 भागों में बांटा गया अरावली को, दक्षिण, मध्य और उत्तर। अब इनमें से दक्षिण तो है नहीं, तो इन दोनों में से बताओ कौन सी है। अब मैं कुछ चोटियों के नाम भी आपको बताऊंगा, ये आगे बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आगे आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा अगली वाले में। इस ज़्यादा लंबी हो गई, आप तो इतना याद रखना कि बिलाली जो है दक्षिण अरावली की चोटी नहीं है, जबकि शेयर है, कमलनाथ है, दिलवाड़ा है। शेयर की ऊंचाई कितनी है, ये सब चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा, अभी छोड़ो इसको ना, सारी बताऊंगा क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। अभी तो बहुत वीडियो करवाऊंगा मैं आपको, वहाँ बता देंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। जाना पाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, सही है। तो नाग पहाड़ी, लूणी सही है, अजमेर है कि नहीं, सही है ना, सही है ना। उसके अलावा गोगुंदा की पहाड़ियाँ बिल्कुल बेड़च नदी यहाँ से निकलती है। उसके अलावा बिजराल की पहाड़ियाँ, बनास, सुमेलित नहीं है। बिजराल की पहाड़ियाँ गलत है, याद रखना। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, ना कि बिजराल से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इसका जो प्रवास क्षेत्र क्या क्या है बनास नदी का, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर पहुंच जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर की लंबाई है बनास की। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र तो नहीं कहेंगे, सबसे लंबी नदी की कहेंगे, वो है बनास नदी। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा का विस्तृत है। आपसे पूछा जाए लाल पीली मृदा कहाँ मिलती है? बनास नदी के आसपास। समाप्ति स्थल कहाँ पर है इसका? रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी कौन सी है? यह है बनास। और
इसे बोला जाता है दोस्तों वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो वो बनास नदी को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला कौन, मतलब सुमेलित करना है। आगे तो संरक्षण रिजर्व दे रखा है, पीछे जिला दे रखा है, तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। बीड़ झुंझुनू सही है, बीड़ रोटू नागौर सही है, सुंदा माता जालोर सही है, जबकि गोलेलाव बीकानेर ये गलत है भाई। जो गोलेलाव है ये बीकानेर नहीं है। कहाँ आना चाहिए इसका आंसर, नागौर। आपका इसका आंसर आता नागौर, तो नागौर होता तो सही हो जाता, ठीक है ना। अब कुछ आपको संरक्षित क्षेत्र है वो मैं बता देता हूँ ताकि आप याद रख सकें और आप लिख लीजिए इनको। बिशलपुर टोंक में है, सुंदा माता झालोर में है, उसके अलावा शाकंभरी सीकर में है, शाकंभरी सीकर ध्यान से सुनना, बीड़ झुंझुनू जोड़बीड़ गाड़वाला बीकानेर, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, गोलेलाव नागौर, रोटू नागौर, उम्मेद पक्षी बिहार कोटा, जवाई बांध पाली के जवाई गोरे होते हैं पाली, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड पाली में ध्यान से सुनना, मनसा माता झुंझुनू में, शाहबाद के जंगल 12 में, रणखार जालोर, तो ये आप याद रखना रणखार जालोर जिले के चितलवाना तहसील में है, आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, ये रहा, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई। राजस्थान की प्रथम वन नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, 2010 को, कब 2010 को। और आपसे पूछा जाए प्रथम खनिज नीति 1978, लिख लो एग्जाम में आएगा। प्रथम खनिज नीति 1978 में। राजस्थान खनिज नीति की बात करें तो ये भी आप ये मतलब राजस्थान खनिज नीति की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया 1978 आपका सही जवाब है। दोस्तों अब तक औद्योगिक नीतियां कितनी लागू हो चुकी है, टोटल औद्योगिक नीति की बात करें तो 6 हो गई 6 कितनी 6 औद्योगिक नीतियां अब तक लागू हो गई है, ठीक है ना। और अभी छठी कौन सी कब लागू हुई थी, छठी ये हुई थी 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2015 को। लास्ट में जो अभी छठी आई है वो 8 अगस्त 2015 को आई है, याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष तो है रेखा शर्मा। जबकि आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती है। और एक क्वेश्चन दोस्तों वन रक्षक में जो एग्जाम हुआ था 12-13 तारीख को, पिछला वाला जो कैंसिल नहीं हुआ था, उस पिछला वाला, उसमें पूछा था कि रेहाना रियाज कौन है, तो महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि 30 प्रश्न मैंने आपके बहुत सारा टाइम लिया है, पर मुझे विश्वास है कि जो मैंने टाइम लिया है वो कीमती टाइम है आपका, परंतु मैंने कीमती चीज़ें आपको पढ़ाई है, कीमती पढ़ाई आपको पढ़ाई है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आगे भी आपको और भी तैयारी करवाऊंगा, इससे भी ज़बरदस्त तैयारी करवाऊंगा। आपका पेपर ऐसे कैसे चुटकियों में फंस जाएगा एग्जाम में, आपको गारंटी देता हूँ। आज की वीडियो में से आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर कोई नहीं काट सकता। मात्र 30 क्वेश्चन और 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो गए आज। जो पर मैंने डिटेल बताई है आपको, ये डिटेल कंटेस्ट याद होनी चाहिए। ये डिटेल मैंने ऐसे ही दोस्तों हवा में तुक्के मारने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए नहीं बताई कि मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना आता है। दोस्तों मैंने इसलिए नहीं बताई, मैंने इसलिए बताई है कि आप लोग इसे लिखें, याद करें, लिखें नहीं तभी 3 से 4 बार इस वीडियो को देखें, इसलिए मैंने इतनी सारी डिटेल बताई है। आप जब सोएं खाना बनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं लड़कियां होगी लड़के होंगे जो रूम लेके रहते होंगे तो खाना वगैरह बनाते हैं, उस टाइम आप लगा के सुनते रहिए कान में, गाने की जगह इसे सुनिए। दोस्तों आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं, यदि आप मेरी वीडियो को रट लेते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जीके, मैं जीके की तो खास गारंटी दे रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को साइंस भी पढ़ाऊं, कोशिश करूंगा पूरी। आप लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं, मुझे विश्वास है, तो मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आप धैर्य बनाए रखें, कुछ दिन बैठे रहें आराम से, मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं से आपको पढ़ाता रहूँगा। तो जितने भी सीईटी वाले विद्यार्थी है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद मित्रों।